एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रीलिम्स का जो आंसर की है उसे डिस्कस करने वाले हैं। सेट डी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 क्वेश्चन तक। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द वर्ड टू अबाइड एंड रिस्पेक्ट यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न टू ए कॉन्स्टिट्यूशन, बी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सी रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, डी द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है, क्योंकि 51A में ले डाउन की गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड जो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या कह रही है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिट्यूशन। So next question था, which of the following constitutional amendment was the first constitutional amendment which was rectified by the state legislatures according to the requirements of the provisions of the article 368 clause 2 of the constitution। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये चीज़ ले डाउन कर रहा है कि ऐसी पहली कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स की रेक्टिफिकेशन की जरूरत थी। सो एज पर आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे रिजिड मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब हम बात कर रहे हैं वो हमारे विद रिस्पेक्ट टू अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था। तो एज सच वहाँ पे हम 9th शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट ने अपनी पावर जो है एक्सरसाइज की थी। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जब हम बात कर रहे हैं जो 1952 में हुई थी, उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर कहे पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रखी गई थी। सो एज अ रिजल्ट वो भी हमारे वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की जरूरत नहीं पड़ी थी। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1954 की, उसने क्या चीज़ ले डाउन की थी, उसने ले डाउन किया था कि जो एंट्री नंबर 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें चेंजेस किए थे, राइट। सो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे जो हमारा आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 के बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि कौन सी प्रोविजंस हैं जहाँ पे रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, या एनी ऑफ द लिस्ट of the 7th schedule, representation of the state in the parliament, power of the parliament to amend the constitution and its procedure, article 368 को जब खुद से ही अमेंड करना होता है तो ठीक है। सो एज अ रिजल्ट हमारी जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वहाँ पे हमने डायरेक्टली लिस्ट की बात की थी, यहाँ पे हमने कॉन्करेंट लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की थी या उसके अंदर चेंजेस किए थे। तो कॉन्करेंट लिस्ट में भी ऑल लो कि स्टेट और सेंटर दोनों का ही राइट रहता है। सो एज अ रिजल्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट फॉल अंडर विच jurisdiction? A appellate jurisdiction, B advisory jurisdiction, C constitutional jurisdiction, D original jurisdiction। fairly simple question था, ऑप्शन नंबर डी ओरिजिनल jurisdiction। so as per article 131 of the constitution of India, कोई भी डिस्प्यूट हो इंडियन गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स के बीच में, so as a result वो उनकी ओरिजिनल jurisdiction का पार्ट बन जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021 या 2020 या 2021, रियल ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 इज अज्यूम्ड एज बेस्ड ऑन IMF एस्टिमेट्स। तो हमारे पास एग्जैक्ट एस्टिमेट की कोई यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली दी नहीं गई थी, क्योंकि 8.5 जो है वो वैल्यू ले डाउन की गई थी। तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू अगर हम देखें तो 8.7 है, उसे हम कंसिडर करके चलेंगे। सो आंसर को हम बी मानकर चल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव मिड डे मील जो स्कीम थी वो कब लॉन्च की गई थी, 1995 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज नॉट हैव बेगा डेवलपमेंट अथॉरिटी। दो ये क्वेश्चन का आंसर जो है हमें जो अभी एस्टिमेटेड आंसर ही है, इसे हम फाइनलाइज नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू अस इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रायसेन। नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस पेंटर ऑफ मध्य प्रदेश। अगेन इसका करेक्ट आंसर है नाना साहेब पानसे, क्योंकि माना जाता है जो नाना साहेब पानसे जो हैं ही वॉज अ सिंगर and not a painter. So Nana Saheb Panse is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मंदाता वॉज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच पिलग्रिमेज सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ओंकारेश्वर। ठीक है, ओंकारेश्वर के अलावा अलग नेम क्या है, मंदाता भी है और गोदरपुरा भी है। ठीक है, ये जो पिलग्रिमेज सेंटर है ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश स्टेट में या सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस रहता है। कौन सी लोकेशन है इसकी, मंदाता की नर्मदा रिवर से अबाउट 40 माइल्स है साउथ ईस्ट ऑफ इंदौर। और यहाँ पे इसकी स्पेशलिटी यही है कि छोटा सा आइलैंड है, एडजेसेंट आइलैंड है विच इज इन द शेप ऑफ ओम। ठीक है, जो इसकी स्पेशलिटी बढ़ाता है। सो मंदाता का अदर नेम क्या है, ओंकारेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन तुराकलांगी फोक ड्रामा इज फेमस। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हम राजस्थान से इसे एसोसिएट करते हैं, बट राजस्थान के अलावा भी मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज जो हैं वहाँ पे दिस फोक ड्रामा इज फेमस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मालवा। ठीक है, तो माना जाता है कि मालवा रीजन में ही इसे शुरू किया गया था। वो कैसे? क्योंकि जो मार्च है इसका रियल मीनिंग इज मंच यानी कि स्टेज। तो जो मंच है या जो मार्च है जो कि होली के आसपास जो है हम देखते हैं, हमें देखने को मिलती है, तो ये फोक थिएटर वाली जो चीज़ होती है मंच। ठीक है, तो ये जो है हमने फर्दर जो है डिराइव किया है फ्रॉम तुराकलांगी। ठीक है, विच इज़ अ फोक थिएटर फ्रॉम राजस्थान एंड इट इज़ एज्यूम्ड कि सेंट्रल इंडिया में मराठा फोर्सेस की वजह से आया था, बिकॉज द ट्रूप्स फ्रॉम द मराठा फोर्सेस दे केम टू इंडिया विच लेड टू द बिगिनिंग ऑफ मार्च। मार्च से हमने क्या अगेन जो है ग्रेजुअली इसको और भी ज़्यादा इवॉल्व करके इसे स्टेज परफॉर्मेंसेज या न्यू स्टोरीज वगैरह में फर्दर इसको डाल दिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मालवा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज नोन एज द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द वर्ल्ड। अगेन इस क्वेश्चन को लेके वी हैव अ डाउट विद रिगार्ड्स टू द वर्ड वर्ल्ड। सो बट अगर अभी के हिसाब से हम देखें तो अगेन एक एस्टिमेटेड आंसर ही है ऑप्शन नंबर बी जो हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड की अगर फर्स्ट एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं इट इज़ इन रिलेशन टू द इजिप्शियन इंस्क्रिप्शंस, जो कि हमें डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, बट द क्वेश्चन इट सेल्फ इज डाउटफुल। तो यहाँ पे हम डाउटफुल आंसर ही आपको देंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 30 का वही आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें नेशनल हाईवेज के साथ मैच करना था लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे 30 है दैट गोज थ्रू जबलपुर। जबलपुर का कुछ जो एरिया है 101 किलोमीटर्स का वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। सो नेक्स्ट नेशनल हाईवे 39 की बात कर रहे हैं तो खजुराहो का एरिया है। नेशनल हाईवे 46 भोपाल से जा रहा है एंड नेशनल हाईवे 44 की जब हम बात कर रहे हैं दैट गोज थ्रू सागर। तो यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, सो दैट गोज थ्रू सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which of the following airport or airports is are not international airports? तो we have मध्य प्रदेश में इंदौर में एंड भोपाल में we have international airports, whereas खजुराहो और जो ग्वालियर के एयरपोर्ट्स हैं those are only domestic airports। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज नॉट एसोसिएटेड विद थर्मल पावर स्टेशंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी दैट इज दोंगलिया, मुंडी, खरगोने। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारे पास सरानी है जो बैतूल का एरिया है वो सतपुरा थर्मल पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, अमारकंटक अन्नूपुर जो डिस्ट्रिक्ट में है दैट इज अमारकंटक थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, बीरसिंहपुर उमरिया की जब हम बात करते हैं दैट इज संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो तीनों जो हमारे ए, बी और सी जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ की जब हम बात करते हैं जो दोंगलिया मुंडी है दैट इज नॉट इन खरगोन रीजन, दैट इज इन खांडवा रीजन, जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं थर्मल पावर प्लांट को? श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, बरगी जो प्रोजेक्ट है वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तावा प्रोजेक्ट अगेन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है। मतियारी डैम प्रोजेक्ट मांडला डिस्ट्रिक्ट में ही है, वेयर जो बर्न घाटी प्रोजेक्ट है दैट लाइज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट एंड नॉट इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज consider the following statements. Cotton textile mills have been established in Malwa Plateau of Madhya Pradesh. Second, Malwa Plateau is covered with black soil. So दोनों की दोनों स्टेटमेंट हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ऑप्शन नंबर डी। जिस वजह से अगर हम अगेन बात करें मालवा प्लेटो या ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल के लिए शुगर केन एंड कॉटन जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है फॉर ग्रोइंग पर्पसेस। तो जो मालवा प्लेटो है वहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल है जिसको हम रीगर सॉइल भी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। सो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश इन मालवा प्लेटो ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ मिनिमम सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश। तो एज पर 2011 के सेंसस में अगर हम कंसिडर करें जो भिंड है दैट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो एंड बालाघाट की बात करें दैट हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो इसका करेक्ट आंसर था 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट वी हैव इन विच ईयर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वॉज रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ महारत्न कंपनी। तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अगर हम कहें टर्नओवर की रिक्वायरमेंट थी इसके लिए। सो इट अचीव सच टर्नओवर इन द ईयर ऑफ 2011 टू 2012। तो जिस वजह से 2013 में भेल जो है फाइनली बिकेम एलिजिबल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ महारत्न कंपनी और 2013 में से महारत्न डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड दैट इज
बी अमरकंटक में, ठीक है। एंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, अगेन आपको नाम से ही पता लग गया होगा, ट्राइबल रिसर्चेस जो उसके बेसिस पे ये काम कर रही है। लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कॉपर प्रोजेक्ट ऑफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विच इज ऑल्सो नोन एज कॉपर सिटी ऑल्सो, कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मलाजखंड, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है एंड कॉपर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश भी इसे कहा जाता है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है मेरे दिमाग में आ रही हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली चीज़ कि मध्य प्रदेश ओरिएंटेड ही हम देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपसे डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकेंडली जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन की जब हम बात करें बिल्कुल ही इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, ठीक है। सो ऑल इन ऑल अगर मैं पेपर की आपको बात बताऊं तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल इतना हाई तो नहीं था, बट अगेन आई जस्ट से कि पेपर जो था बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ था, कॉम्प्लिकेटेड पेपर किया गया था, जिस वजह से अगेन वील से कि जो जीएस है दैट इज़ पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश बेस्ड जीएस जो है, जो उसके ऊपर आपका होल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।